रात के लगभग 1 बजे का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर मुश्किल से ही कोई आता जाता दिखाई दे रहा था। इसी सन्नाटे के बीच एक औरत धीरे धीरे सड़क पर चलती हुई दिखाई दी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर भी एक काला कपड़ा बंधा हुआ था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। उसके हाथ में एक काले रंग की पोटली थी। वो धीरे धीरे चलते हुए एक चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो उस चौराहे के बीचों बीच पहुंच गई। वो वहां रुक गई। उसने इधर उधर चारों तरफ देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी पोटली को धीरे से खोला। उस पोटली में से उसने कुछ चीजें बाहर निकाली। सबसे पहले उसने एक नींबू निकाला। उस नींबू में अनगिनत पिन चुभाई हुई थी। फिर उसने एक लाल साड़ी निकाली। उस लाल साड़ी को उसने चौराहे के बीच में बिछा दिया। उसके बाद उसने उसी साड़ी के ऊपर सुहागन का पूरा श्रृंगार रख दिया। सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, सब कुछ बहुत सावधानी से सजाया गया था। इसके बाद उसने एक दिया निकाला और उसे जला दिया। दिया जलाकर उसने उसे उसी सामान के पास रख दिया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी वो दिया बुझ नहीं रहा था। सब कुछ करने के बाद वो औरत धीमी आवाज़ में बोली, अच्छा हुआ, मेरी बला उतर गई। अब ये आफत किसी और के सिर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। ये कहते ही वो औरत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वहाँ से वापस उसी रास्ते से चली गई। अब उस सुनसान चौराहे पर सिर्फ वही सामान रखा हुआ था और उसके पास रखा दिया लगातार जल रहा था। कुछ देर बाद दूर से हंसी और बातचीत की आवाज़ें सुनाई देने लगी। 4 दोस्त उस रास्ते से वापस आ रहे थे। लग रहा था कि वे लोग किसी पार्टी से लौट रहे थे। वे आपस में हंसते बोलते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी। कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, जिस वजह से सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। इसी बीच चलते चलते अचानक उनमें से एक लड़की सिया का पैर चौराहे के बीच रखे उस सामान पर पड़ गया। जैसे ही उसका पैर उस सामान को छुआ, उसी समय स्ट्रीट लाइट का फ्लिकर करना भी बंद हो गया। उसकी दोस्त तन्वी का ध्यान तुरंत उस सामान की तरफ गया। जैसे ही उसने देखा कि सिया का पैर उस सामान पर पड़ा है, वो घबरा गई। वो तुरंत बोली, ओ माय गॉड, ये तूने क्या कर दिया? सिया ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तन्वी घबराते हुए बोली, तुझे पता है ना, चौराहे पर हमेशा ध्यान से चलना चाहिए। तेरा पैर इस क्रिया वाले सामान पर पड़ गया है। एक काम कर, अभी इसी वक्त माफ़ी मांग ले। बोल दे कि गलती से तेरा पैर इस सामान पर पड़ गया और जिसके लिए भी ये क्रिया का सामान रखा गया है, वो तेरे पीछे ना आए। सिया हंस पड़ी। वो बोली, कितनी ज़्यादा डरपोक है तू। क्या सच में तुझे लगता है कि सड़क पर पड़े किसी सामान पर पैर रखने से भूत किसी के पीछे लग जाते हैं? तभी उनके साथ चल रहा एक दोस्त हंसते हुए बोला, अरे इसे क्या समझा रही है तू? इसे तो हर चीज़ से डर लगता है। याद है ना उस दिन किले में हम लोगों की परछाई देखकर ही डर गई थी ये। बाकी दोस्त भी हंसने लगे, लेकिन तन्वी अभी भी गंभीर थी। वो बोली, देखो वो बात अलग थी, लेकिन चौराहे की चीज़ों को हल्के में मत लो, मजाक मत करो और माफ़ी मांग लो। सिया ने चिढ़कर कहा, नहीं मांग रही मैं माफ़ी। जिस भूत को जो करना है कर ले। इतना कहकर सिया ने उस सामान को पैर से ठोकर मार दी। फिर वो जोर से हंसते हुए आगे बढ़ गई। बाकी दोस्त भी उसके साथ आगे बढ़ गए, लेकिन तन्वी का चेहरा डर से भरा हुआ था। वो मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ गई। सिया को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसने अभी अभी अपने सिर पर कितनी बड़ी मुसीबत बुला ली है। कुछ देर बाद सभी दोस्त अपने अपने घर पहुंच गए। सिया भी अपने घर पहुंची। उसने सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कपड़े बदले और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो बहुत थकी हुई थी। जैसे ही उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, उसे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में रो रहा हो, सिसक रहा हो। उस आवाज को सुनते ही सिया का ध्यान भटक गया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वो उठकर बैठ गई और कमरे में चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कमरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो बड़बड़ाई, ये कैसी आवाज थी अभी? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। उसने फिर से अपने सिर को तकिए पर रखा और आंखें बंद कर ली।
लेकिन इस बार भी उसके कानों में वही रोने की आवाज़ सुनाई दी, और इस बार वो आवाज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। सिया घबरा गई। उसने तुरंत फिर से अपनी आंखें खोल दी। उसने फिर से कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन इस बार भी उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। वो धीरे धीरे वापस लेट गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऊपर पंखे की तरफ गई, उसकी सांसें रुक गईं। पंखे पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और वो बस एकटक सिया को घूर रही थी। उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। सिया का पूरा शरीर डर से सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रही है वो सच है या कोई भयानक सपना। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से दोबारा आंखें खोलीं। इस बार पंखे पर कोई नहीं था। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने फिर से आंख झपकाई, वो औरत फिर से पंखे पर दिखाई दी, और इस बार वो अचानक पंखे से सीधे सिया के ऊपर झपट पड़ी। सिया जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर बगल वाले कमरे में सो रहे उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। सिया की चीख सुनते ही उसके मम्मी पापा घबराकर कमरे में पहुंचे। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सिया बिस्तर पर बैठी हुई थी और बुरी तरह कांप रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। सुनीता जल्दी से उसके पास आई और उसे पकड़ते हुए बोली, सिया, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? राजेश भी घबराए हुए थे। उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में उन्हें कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दिया। सिया कांपती हुई आवाज में बोली, माँ, यहाँ कोई था? सुनीता ने पूछा, कौन था? सिया धीरे धीरे ऊपर पंखे की तरफ देखने लगी, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। वो घबराकर बोली, अभी यहाँ एक औरत बैठी हुई थी। वो पंखे पर बैठी हुई थी। राजेश ने तुरंत कहा, तू शायद कोई बुरा सपना देख रही थी, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन सिया बार बार यही कह रही थी, नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो सच में यहाँ थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। ये सुनते ही सुनीता थोड़ी घबरा गई। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने पूछा, आज तुम लोग कहाँ गए थे? सिया ने धीरे से कहा, हम लोग पार्टी से लौट रहे थे और रास्ते में एक चौराहे पर। सिया इतना ही बोल पाई थी कि अचानक उसका सिर चकराने लगा। उसकी आंखें पलटने लगीं और वो अचानक बिस्तर से नीचे गिर गई। सिया! सुनीता जोर से चिल्लाई। राजेश तुरंत उसे उठाने लगे, लेकिन सिया बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। दोनों बहुत घबरा गए। राजेश ने तुरंत कहा, जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं। कुछ ही देर में वे लोग सिया को लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने तुरंत सिया को इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। सुनीता और राजेश बाहर खड़े थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। राजेश तुरंत उनके पास पहुंचे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने कहा, अभी उसकी हालत स्थिर है, लेकिन वो बेहोश क्यों हुई ये हमें चेक करना पड़ेगा। इतना कहकर डॉक्टर फिर अंदर चले गए। कुछ देर बाद सिया को होश आ गया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने देखा कि वो अस्पताल के कमरे में है। कुछ घंटों बाद लड़की को होश आ गया। 2 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन घर लौटने के बाद उसकी हालत और अजीब हो गई। रात को उसे ऐसा लगा कि उसके आसपास बहुत सारी आवाजें फुसफुसा रही हैं। फिर उसने देखा बहुत सारी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही थीं। वे सब उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसका शरीर मुड़ने लगा। वो अलग अलग आवाजों में बोलने लगी। उसके मम्मी पापा डर गए। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने लड़की को देखा और गंभीर आवाज में कहा, इसने चौराहे पर रखी क्रिया का अपमान किया है, इसीलिए आत्मा इसके पीछे आ गई है। अब इसके शरीर के अंदर आत्माओं का एक द्वार खुल चुका है। हर भटकती आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर रही है। इसे बचाने के लिए 51 अघोरियों का महायज्ञ करना पड़ेगा। अगली सुबह 51 अघोरी उस घर में पहुंचे। उन्होंने घर के बीचों बीच महायज्ञ शुरू किया। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और उसी के साथ लड़की के शरीर से एक एक करके आत्माएं निकलने लगी। पूरे 5 घंटे तक यज्ञ चलता रहा। आखिरकार आखिरी आत्मा भी उसके शरीर से बाहर निकल गई। लड़की अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अघोरी बाबा ने उसका शुद्धिकरण किया और उसके शरीर का वो द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। समय रहते उसकी जान बच गई, वरना कुछ ही दिनों में वो मर जाती। इसलिए कहा जाता है, चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री से हमेशा दूर रहना चाहिए,
क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो किस खतरनाक आत्मा से जुड़ी होती है और वो आपके शरीर को भी अनगिनत आत्माओं का घर बना सकती है।